बच्चों क्लास 6A के हो और तुम्हारे लिए ये सबसे पहले जो क्लास है ये फर्स्ट क्लास के बराबर है, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास के अगर बराबर है तो ये सोचता हूँ कि संस्कृत बड़ा कठिन चीज़ है। मैं बार बार कहा हूँ कि संस्कृत कोई कठिन चीज़ नहीं है, और ये मत सोचना कि बहुत फास्ट लैंग्वेज है संस्कृत। संस्कृत इज ईजियर देन इंग्लिश। संस्कृत जो है वह अंग्रेजी से भी ईजी है, आसान है। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ शुरुआत आपकी है वर्ण के बारे में, कि वर्ण क्या होता है। तो कह रहा है कि वर्ण जो है ये वर्ण उस मूल ध्वनि को कहेंगे जिसका खंड ना हो सके, यानी उसको आप तोड़ नहीं सकते। इतना छोटा होता है कि इसको नहीं तोड़ सकते। उदाहरण के लिए अगर मैं क लिखता हूँ यहाँ पर, तो क को हम कैसे लिख सकते हैं? क हलन प्लस और। लेकिन मैं कहूँ कि अब इसको तोड़ो तो ये नहीं टूट सकता, क्योंकि सबसे छोटा क हलंत है। इसका उच्चारण क, बस इतना ही बोलना है। क नहीं कर सकते। जब अ जोड़ते हैं तब इसको बोलेंगे क, अ अपने आप आएगा इसमें। लेकिन जब तक नहीं जोड़ते हैं तब तक हम इसको बोलेंगे क, यानी छोटा है, इसको तोड़ नहीं सकते। जैसे तुम्हारा साइंस में क्या है? सबसे छोटा आइटम क्या होता है? एटम होता है ना। एटम को कोई कहे कि एटम को भी तोड़ो, वो थोड़ा टूटेगा, सबसे छोटा वही होता है। ऐसे ही तुम्हारा वन सेल वाला जीव तुम्हारा बायो में क्या कौन सा होता है? अमीबा नाम सुना होगा। ये बहुत छोटा वन सेल वाला जो है प्राणी है। तो यहाँ पर ऐसे ही सबसे छोटा हमारा ये क हलंत होता है, वर्ण, ये सबसे छोटा होता है। अब इसी चीज को बताते हुए मैं बता रहा हूँ कि वर्ण क्या है। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो, यानी इसका अर्थ यही वर्ण है, इसका खंड नहीं हो सकता। ये जितने में सब मैं हलंत लगाया हूँ ये सारे वर्ण हैं। अब चलते हैं, वर्ण दो तरह के होते हैं। एक को कहते हैं स्वर वर्ण और दूसरे को कहते हैं व्यंजन वर्ण। इंग्लिश में तुम लोग नाम सुना होगा अल्फाबेट्स, ठीक है। अल्फाबेट्स इंग्लिश में कितने होते हैं? 26 लेटर्स उसमें होते हैं, जिसमें से भवेल कितने होते हैं? 5। कौन कौन? एक बच्चा खड़ा होकर के कोई बोले इंग्लिश में भवेल्स कौन कौन है? थोड़ा एक बार घुमा दो, खड़ा होकर के। हाँ हाँ, ये यहाँ पर कह रहा है कि संस्कृत में कितने भवेल्स हैं। तो ये स्वर वर्ण को हम कहते हैं भवेल्स। इसमें कितने होते हैं? तो देखो 5 तो यहाँ है जिसको ह्रस्व स्वर कहते हैं, और दीर्घ स्वर जिसमें ये 8 है। यानी टोटल हमारे पास स्वरों की संख्या कितनी है? 30 है। और ऐसे हमारा कितना होता है इंग्लिश में? 5। तो जहाँ इंग्लिश 5 से काम चलाता है वहाँ हमारा संस्कृत में कितने हो गए? 13। सोच लो कि 13 हमारे पास वर्ण है, उससे डबल से भी ज्यादा, 5 को डबल करो तो 10 हुआ, और 10 से भी ज्यादा सोच लो कि 30 मेरे पास स्वर है, जिसको हम भवेल्स कहते हैं। तो ये भवेल्स है, इसको कहते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है। ये कॉन्सोनेंट इंग्लिश में कितने बच गए? 21। और यहाँ पर कॉन्सोनेंट कितने हैं? 33। अब देखो स्वर वर्ण के बारे में पहले मैं बता दूं। ह्रस्व स्वर करा कि जिसका उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, बहुत कम समय लगता है, उसको कहते हैं ह्रस्व। जैसे अ, ई, उ, री और ली, ये 5 जो है ना, इसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये क्यों? ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। तुम लोग बोलते हो ना सर छोटी ई, छोटा ऊ बोलते हो, और इसको कहते हो कि बड़ी ई, इसको कहते हो बड़ा ई। तो जो छोटी ई और बड़ी ई बोलते हो उसको हम कहते हैं ह्रस्व ई, ह्रस्व ऊ। यहाँ कहेंगे दीर्घ ई, दीर्घ ऊ। दीर्घ मतलब बड़ी, ह्रस्व मतलब छोटी। तो ये तुम्हारे छोटी वाला में कितने आ गए स्वर, और दीर्घ जो बड़ी जिसका उच्चारण में टाइम लगता है, ज्यादा लगेगा, इससे ज्यादा लगेगा इसमें आ। तो अ मिल करके आ हुआ तो डबल ले लिया ना टाइम।
एक अ बोलने में जितना टाइम नहीं लगेगा इसमें डबल टाइम लगाना है। तो ये आ हुआ, ई हुआ, ऊ टाइम लगाना है इसमें। ये जितने भी है ना इसी तरह तुम्हारा हुआ ये स्वर। अब चलेंगे हम व्यंजन वर्ण की तरफ। हाँ, अब बताओ कुछ कुछ मैं पूछ रहा हूँ तुम लोगों से, स्वर वर्ण कितने हैं? और व्यंजन वर्ण कितने हैं? स्वर वर्ण के कितने भेद हैं? कौन कौन? ह्रस्व कितने हैं? दीर्घ कितने हैं? होता है। तो व्यंजन वर्ण होता है, व्यंजन वर्ण उसको कहेंगे जो स्वर की सहायता से उच्चारित होता है। स्वर की सहायता से, जैसे यहाँ पर देखो क में अ स्वर मिल गया तब इसको बोल रहे हैं क, ये व्यंजन वर्ण। ठीक है, क्योंकि इसमें स्वर जब मिला तब जाकर के ये उच्चारण करते हैं क। अब देखो इसमें भी कई भेद हैं। व्यंजन वर्ण के 3 भेद, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म वर्ण। स्पर्श वर्ण क्या है कि कहीं ना कहीं से हमारी आवाज जो है वह छू करके बाहर निकलती है। जब छू करके बाहर निकले तो स्पर्श हुए। अंतस्थ बोलते ही अंदर के अंदर रह जाए वो अंतस्थ हो गया। अंत मतलब अंदर, अस्थ मतलब ठहर जाना, अंदर ही अंदर ठहर जाती है। ऊष्म वर्ण का मतलब हुआ, ऊष्म मतलब गर्म, जिसके उच्चारण में गर्म हवा बाहर निकलती है। अब मैं देखो बता रहा हूँ स्पर्श वर्ण कौन कौन सा है। तो क वर्ग, जैसे तुम्हारा क्लास है ना, तो हम कहेंगे ना कि 6A वर्ग में जाओ, तो 6A वर्ग में कोई आएगा तो इसमें लड़का भी है लड़की भी है, फिर इसमें सबका नाम भी अलग अलग है। ऐसे ही तुम्हारा क वर्ग में जब जाओगे तो इसमें क, ख, ग, घ, ङ ये अलग अलग सारे हो गए, सबके नाम अलग अलग हो गए, तो इसका एक वर्ग बना दिया। इसको हम क्या बोलेंगे क वर्ग में? क, ये है क, ख, इस तरह से। और इसका उच्चारण कहाँ से होता है? तो कंठ से होगा। इसका उच्चारण कहाँ से होगा? कंठ से। कंठ से इसका उच्चारण होता है। तो इसको बोलते हैं अकुहा विसर्जन्यानाम कंठ, यानी अ, आ, क वर्ग ये जितने भी हैं और ह ये सबका उच्चारण कहाँ से होता है? तो कंठ से होता है। कैसे? देखो कंठ से कैसे होता है। क बोलोगे क, देखना अपने मन में बोलो एक बार, मैं बोलूंगा पीछे से बोलना क। देखना वो कहीं टच नहीं करेगा, जीभ ना तो दांत में टच करेगा, ना होठ में करेगा, ना ऊपर वाले प्लेट में तालू में करेगा। डायरेक्ट तुम्हारा मुंह से मुंह खुला पे खुला रहेगा और सारा वर्ण बाहर निकलते चला जाएगा। जैसे रॉकेट देखे हो, रॉकेट जब छोड़ते हो दीपावली में तो एक के बाद एक निकलते चला जाता है, देखते हो ना। ऐसे ही तुम्हारा ये जो क वर्ण का उच्चारण जब करेंगे ना, क, ख, ग, घ चारों रॉकेट की तरह निकलेंगे और एक ही जगह से निकलेंगे। कैसे? देखना क बोलो क, ख मुंह खुला है ना, खुले के खुले सब बोलोगे ग, ख, देख लिया ग, ख, ग, घ सब मुंह खुला रहेगा। तो इसका उच्चारण कहाँ से होता है? कंठ से। इसलिए तो इसका उच्चारण कंठ से होता है, कफा वर्ग होता है। अब चलते हैं च वर्ग, दूसरा वर्ग है। ये च वर्ग में क्या होता है? च, छ, ज, झ, ञ। इसका उच्चारण इचु यसानम तालु। तो इसका उच्चारण कहाँ से होता है? तो तालु से होता है। तालु का मतलब होता है प्लेट, जो जीभ के ऊपर जो होता है वो प्लेट को कहते हैं तालु। तो जब च बोलेंगे ना तो देखना ये जीभ जाएगा और तालु पर ऐसे टच करके और आवाज को बाहर फेंक देगा। उसमें मुंह खुला के खुला नहीं रहेगा। च, देख रहे हो च, ये जीभ गया ऊपर टच किया और बाहर निकाल दिया। छ, च, छ सब में ये जीभ जाएगा, टच करता है ऊपर प्लेट को और फिर बाहर निकाल देता है आवाज को। अपना मन में बोल करके देखना, एक बार मेरे साथ बोलो च, च, छ, छ, ज, ज, छ। छ, देखो सबका उच्चारण कहाँ से होता है? तो तालु से होता है।
ये तालु। अब चलते हैं ट वर्ग की ओर। ये ऋतु रसाना मूर्धा, इसको मुख से बोलते हैं। मूर्धा मतलब मुख, ये होता है मूर्धा। ट का, जब ट का उच्चारण बोलेंगे तो देखना ये जीभ जाएगा सीधे और ट ट, तो ये डायरेक्ट जैसे मुंह से जो आवाज आती है ना, घंटी जैसे बजाते हैं ना टन टन, ऐसे ही तुम्हारा ये आवाज आएगी ट ठ ट ठ, इस तरह से। तो ये इसका उच्चारण कहां से होता है? तो मूर्धा से। तवर्ग ऋतु रसानम दंता, ये तवर्ग का जो उच्चारण होता है वह कहां से होता है? तो दांत से। जब भी तब बोलोगे ना तो दांत पर पहले जीभ जाके मारता है, फिर बाहर निकल जाती है आवाज। देखना तो, देखना अपना खूब अनुभव करो खुद से। तो जब बोलेंगे तो जीभ गया, दांत पर मार दिया, तब बाहर निकला। अगर जीभ को पीछे खींच करके चाहेंगे बोलना, नहीं बोल सकते तो थ हमेशा ऊपर वाला दांत जो चार ऊपर है ना, उस पर जाकर के मार रहा है, फिर आवाज निकलती जाती है। थ देख रहे हो? तो इस तरह से इसका जो उच्चारण स्थान है दांत है, इसको कहते हैं दंता, दांत से निकलती है आवाज। और पवर्ग जो है ना, ये उपपद्यमानिया नामो स्थौ, ये ओठ से इसकी आवाज आती है। कहां से आएगी? ओठ से। जब प बोलोगे ना तो देखना ये ओठ सटेगा। प फ फ फ म, ये सब में ओठ चिपक रहा है। अगर कोई ऐसे खोल करके कहे कि मैं प बोल लूंगा, नहीं बोल पाएगा। कभी भी खोल करके देख लेना कि प बोलूं, नहीं बोल सकते। समझ गए? तो ये है अब देखो, इसको हम ओष्ठौ क्यों कहें? क्योंकि ओठ दो होते हैं, एक नीचे है एक ऊपर है। जब बोलते हैं तो दोनों ऊपर नीचे होते हैं, चिपकते हैं, इसलिए द्विवचन में प्रयोग करेंगे। जैसे बालक का रूप होता है बालकः बालकौ द्विवचन में, ऐसे ही ओष्ठः ओष्ठौ, यानी दो है, इसलिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा ओष्ठौ। इसमें दंताः लिखा इसलिए कि कई दांत हैं, दो से ज्यादा हो गए बहुवचन में प्रयोग करते हैं, तो दंताः लिखना पड़ा क्योंकि दांत कई हैं। ठीक है? जैसे बालक जब ज्यादा हो जाएंगे तो बालका होता है, बालका बालकौ बालका। तो ऐसे ही दंतः दंतौ दंता, अगर दो दांत होते तो दंतौ बोलते, दो से ज्यादा है तो दंता हो गया। अब चलते हैं अंतस्थ। अंतस्थ का मतलब होता है अंदर अंदर ही रुक जाना आवाज। जैसे यह बोलेंगे ना तो लगेगा कि बाहर आवाज नहीं करे, अंदर अंदर लगेगा। ल बोलने के लिए बाहर निकालते हैं, लेकिन ये अंदर ही आवाज चली जा रही है। तो ये है अंतस्थ। ये कितने हैं? 4। ये कितने हैं? 5, 10, 15, 20 और 5, 25, 25 स्पर्श वर्ण है। स्पर्श मतलब छू करके आवाज निकलती है कहीं ना कहीं से, कंठ से, तालु से, दांत से, जीभ से, ओष्ठ से, कहीं ना कहीं से ये टच करके निकलती है, इसलिए इसको कहते हैं स्पर्श वर्ण। ये जो लिखा है ना स्पर्श वर्ण, ये अंतस्थ मतलब अंदर अंदर ही रुक जाना। य र ल व, ये अंदर अंदर रुक जाती है। और उष्म का अर्थ होता है गर्म हवा जिससे बाहर निकले। अब जब बोलेंगे ना कि स, तो देखना ये गर्म हवा तुम्हारे ओठ पर है, यहाँ पर हाथ पर लगेगी। ह बोल के देखो, हाँ। अब क्या होता है, ये श जो है तालव्य श, इसमें क्या होता है तालु से उच्चारण होता है। तालव्य श का तालु से उच्चारण करना चाहिए, यानी बोलना चाहिए हमको श। तालु में जा करके घर्षण करके जब आएगा तो इसको तालव्य स बोलते हैं, तालु के कारण। इसको बोलते हैं मूर्धन्य स, मूर्धा से यानी मुंह से डायरेक्ट आवाज स, ऐसे बोलेंगे। और स ये जो है इसको दंत स बोलते हैं, यानी दांत से टच करके आवाज को बाहर निकालते हैं। तो अब हम कैसे बोलेंगे इसको? तो ऐसे स, जीभ को दांत से टच करके बाहर निकालेंगे स। और ह जब बोलेंगे ह,
गर्म हवा बाहर आती है, देखना। तो ये सारे तुम्हारे हैं पांचों, यानी ये चार, ये भी हो गए तुम्हारे। तो इस तरह से टोटल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी हो गई? तो 25 और 8 कितना होता है? 25.8, 33। तो ये तुम्हारा हो गया यहाँ पर 33। यानी अब जैसे फूलों की माला को फूल माला कहते हैं, ऐसे ही वर्णों की अगर माला बना दें तो वर्णमाला कहा जाती है। तो वर्णमाला टोटल कितने हो गए हमारे पास? तो वर्णमाला में 13 स्वर हो गए और 33 तुम्हारे व्यंजन हो गए, कॉन्सोनेंट। तो ये हो गया तुम्हारा 46। लेकिन 2 अभी और बाकी है, क्योंकि ओ तक बाकी है। अब अंक अह बाकी रह गया। तो अंक जो लिखते हैं अंक, ये इसको कहते हैं अयोगवाह। अयोगवाह इसको 2 पार्ट में बांट दिया गया। एक को कहते हैं अनुस्वार और दूसरे को कहते हैं विसर्ग। विसर्ग ये 2 हो गए। अनुस्वार जैसे इस पर औ के बाद कहते हैं अंग, फिर बोलते हैं अह। तो अह जो बोलते हैं वो विसर्ग है। यहाँ पर अह जो है ये विसर्ग है और यहाँ पर अनुस्वार ऐसे जो चिन्ह होता है ये अनुस्वार का है। ये 2 मिला करके अयोगवाह। इसको भी इसमें 2 जोड़ देंगे तो टोटल संख्या कितनी हो गई? 48। कहाँ इंग्लिश में 26 और कहाँ हमारा संस्कृत 48 बता रहा है। इसीलिए हमारा संस्कृत जो है स्ट्रॉन्ग है। और मैं बताया था, क्या बताया था कि जो रिस्पेक्टेड सिर लिखते हो ना सर लिखते हो, रिस्पेक्टेड SIR, SI से तो सी होता है, तो सिर हुआ रिस्पेक्टेड सिर। लेकिन हम रिस्पेक्टेड सर बोलते हैं। तो जो लिखते हैं वो बोलते नहीं है इंग्लिश में, लेकिन संस्कृत में जो लिखेंगे वही बोलते हैं। एक बार घुमा, एक बार। तो टोटल वर्णों की संख्या बच्चों कितनी हो गई? वेरी गुड। और 2 छोड़ दें, अगर अयोगवाह को छोड़ दें तो कितनी हुई? टोटल स्वर वर्ण कितने हो गए? स्वर वर्ण 13। टोटल व्यंजन वर्ण कितने हैं? 33। वेरी गुड, थैंक यू।